हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रैकिस्टोमी के बारे में कि ट्रैकिस्टोमी क्या होती है, इसके क्या पर्पस होते हैं, क्या इंडिकेशन होते हैं और ट्रैकिस्टोमी का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकिस्टोमी के बारे में कि ट्रैकिस्टोमी जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है। जो ट्रैकिस्टोमी होता है वो 2 वर्ड से कंपोज्ड है, ट्रैकिया प्लस ओस्टोमी। जो ट्रैकिया होता है वो तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि सी शेप कार्टिलेज से कवर रहती है। और ओस्टोमी का मतलब होता है इंसिजन लगाना या ओपनिंग बनाना, इंसिजन लगाकर ओपनिंग बनाना। तो ट्रैकिस्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग या इंसिजन इन ट्रैकिया, ट्रैकिया में इंसिजन लगाकर ओपनिंग बनाना। इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल ओपनिंग बाय सर्जरी इनटू द एंटीरियर ट्रैकिया फॉर मेंटेन पेटेंट एयरवे। एयरवे को मेंटेन करने के लिए एंटीरियर ट्रैकिया, इन ट्रैकिया के एंटीरियर पार्ट में इंसिजन लगाकर आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं, उसको ट्रैकिस्टोमी बोलते हैं। इसके पर्पस क्या क्या हो सकते हैं। जो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यदि अपर वे एयरवे जो है यानी जो लैरिंग्स फेरिंग्स या जो नोज वाला जो पार्ट है इसमें यदि ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा हो, जो अपर एयरवे हो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा हो, तो फॉर मेंटेन द पेटेंट एयरवे, तो उस एयरवे को मेंटेन करने के लिए ट्रैकिस्टोमी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन रिमूवल। जो यदि एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा हो तो उसको रिमूव करने के लिए भी ट्रैकिस्टोमी यूज़ में ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में कि किस किस कंडीशन में हम ट्रैकिस्टोमी कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है लैरिंजियल एडिमा। यदि लैरिंग्स जो होता है उसमें यदि एडिमा हो रखा हो तो भी ट्रैकिस्टोमी कर की जाती है। रेस्पिरेटरी फेल्योर हो, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो, ये ईटी ट्यूब कॉम्प्लिकेशन, ईटी ट्यूब होती है एंडोट्रैकियल ट्यूब, वो भी ट्रैकिस्टोमी की तरह ही काम करती है। ट्रैकिस्टोमी जो ट्यूब होती है उसकी तरह ही काम करती है, लेकिन जो ईटी ट्यूब होती है इसमें सर्जरी नहीं की जाती, इसमें इंसिजन नहीं लगाया जाता, माउथ के थ्रू ट्रैकिया में ट्यूब डाल दी जाती है, उसको ईटी ट्यूब बोलते हैं। यदि उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रखे हों या फ्रेनिक नर्व डैमेज, फ्रेनिक नर्व होती है जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम को नर्व सप्लाई प्रोवाइड कराती है, उसको फ्रेनिक नर्व बोलते हैं। यदि वो डैमेज हो रखी हो तो जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। और इंटरकोस्टल मसल्स डैमेज, जो इंटरकोस्टल मसल्स है, जो रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स जिनको बोलते हैं, उनमें यदि डैमेज हो रखा हो तो भी ट्रैकिस्टोमी की जाती है। उससे जो रेस्पिरेशन है इंटरकोस्टल मसल्स में यदि डैमेज हो रखा हो तो रेस्पिरेशन ठीक तरीके से नहीं होता, तो ट्रैकिस्टोमी की जाती है। एयर जो रेस्पिरेशन को नॉर्मल करने के लिए ट्रैकिस्टोमी की जाती है। मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्रैकिस्टोमी इंसिजन, जो ट्रैकिस्टोमी इंसिजन के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है 2 to 3 कार्टिलेज। 2 to 3 कार्टिलेज में इंसिजन लगाकर ट्रैकिस्टोमी की जाती है। और मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्रैकिस्टोमी इंसिजन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस 3 to 4 कार्टिलेज। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो यदि ट्रैकिस्टोमी की जाती है तो उसमें 3 से 4 जो सी शेप कार्टिलेज होती हैं उनमें इंसिजन लगाया जाता है, बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ लैरिंग्स एंड वोकल कॉर्ड। दोनों में डिफरेंस है कि जो बुक में होता है, जब जो हमें पढ़ाया जाता है कि भाई ट्रैकिस्टोमी इंसिजन कहाँ लगाया जाता है, 2 to 3 कार्टिलेज में लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो साइट है इसमें जो हमें पढ़ाया जाता है कि इंसिजन कहाँ लगाया जाता है, 2 to 3 कार्टिलेज में लगाया जाता है। लेकिन जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें जो इंसिजन लगाया जाता है वो 3 to 4 कार्टिलेज में इंसिजन लगाया जाता है, बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ लैरिंग्स एंड वोकल कॉर्ड। जो वोकल कॉर्ड और लैरिंग्स होते हैं इनको डैमेज से प्रिवेंशन के लिए 3 to 4 में इंसिजन लगाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि ट्रैकोस्टोमी का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, किस टाइप की ट्रैकोस्टोमी होती है। तो बेस्ड ऑन सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रैकोस्टोमी 2 टाइप की होती हैं, इमरजेंसी और प्रोफाइलैक्टिक, जिसको प्री प्लान्ड भी बोलते हैं। इमरजेंसी जो ट्रैकोस्टोमी होती है इसमें जो इंसिजन लगाया जाता है वो हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल ईयर ट्रांसफर्स इंसिजन लगाया जाता है, इस टाइप से इंसिजन लगाया जाता है।
और जो प्रोफाइलैक्टिक या प्री प्लान्ड जो ट्रैकेस्टोमी होती है उसमें इंसिजन वर्टिकल लगाया जाता है, इस टाइप के इंसिजन लगाया जाता है। जो प्री प्लान्ड यानी कि पहले से यदि प्लान किया हुआ हो कि इसमें ट्रैकेस्टोमी करनी है, इस पेशेंट में ट्रैकेस्टोमी करनी है, तो उसमें वर्टिकल इंसिजन लगाया जाता है। और इमरजेंसी यदि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो रखा हो तो उसमें जो इंसिजन होता है वो हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के बेस पे, यानी कितने टाइम तक ट्रैकेस्टोमी लगानी है। तो उसके अकॉर्डिंग टू टाइप की होती है कि टेम्परेरी फॉर लेस देन 21 डेज या 2 to 3 वीक। यदि 21 दिन से कम के लिए ट्रैकेस्टोमी करनी है तो उसको टेम्परेरी ट्रैकेस्टोमी बोलते हैं, या 2 से 3 वीक के लिए यदि करनी है तो उसको टेम्परेरी ट्रैकेस्टोमी बोलते हैं। और परमानेंट ट्रैकेस्टोमी होती है वो मोर देन 21 डेज से ज़्यादा के लिए जो ट्रैकेस्टोमी करता है उसको परमानेंट ट्रैकेस्टोमी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के बारे में कि ट्रैकेस्टोमी ट्यूब किस किस मटेरियल की बनी होती है और कैसी होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक मटेरियल आता है, उसकी भी बनी होती है और मेटल की भी बनी होती है। आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे इस टाइप की ट्रैकेस्टोमी ट्यूब होती है। अब ट्रैकेस्टोमी ट्यूब में दो चीज़ लगी होती हैं, एक तो होता है कफ्ड। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब टू टाइप की होती हैं कि एक तो कफ्ड होती हैं जिसमें एक ये बलून शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी यहाँ पे, जिसमें बलून लगा हो उसको बोलते हैं कफ्ड, यानी ये जो बलून शेप स्ट्रक्चर है इसको कफ बोलते हैं। तो कफ्ड जो ट्यूब होती है बलून प्रेजेंट फॉर फिक्सेशन, जो ये बलून होता है ये फिक्सेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसमें जो कफ्ड ट्यूब होती है इसमें बलून प्रेजेंट होता है फिक्सेशन के लिए। यूज्ड फॉर अडल्ट बिकॉज ट्रैकिया डायमीटर इन मोर देन ट्यूब ल्यूमन। जो कफ्ड ट्यूब होती है वो अडल्ट में यूज़ की जाती है क्योंकि जो अडल्ट ट्रैकिया का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है और ट्यूब का जो ल्यूमन होता है, जो ट्यूब का डायमीटर होता है वो कम होता है। इस वजह से जो कफ्ड जो ट्यूब है वो अडल्ट में यूज़ की जाती है। और अनकफ्ड जिसमें जो ये बलून होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, यूज्ड इन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रंस में यूज़ की जाती है क्योंकि ये जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें ट्रैकिया का जो डायमीटर होता है वो कम होता है। और फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इन कफ एयर फिल्ड बाय सिरिंज 3 to 5 ml। जो कफ होता है इसमें जो एक ये सिरिंज आपको दिख रही है यहाँ से एयर फिल की जाती है, इसको जो ट्रैकिया होता है उसमें फिक्स करने के लिए 3 से 5 ml इसमें एयर फिल की जाती है सिरिंज की सहायता से। जो ट्रैकिया होता है उसमें फिक्स करने के लिए जो ट्रैकिस्टोमी ट्यूब है उसको ट्रैकिया में फिक्स करने के लिए सिरिंज की सहायता से जो बलून होता है उसमें एयर पुश की जाती है। कफ प्रेशर 20 to 25 mm ऑफ Hg और 22 to 24 सेंटीमीटर ऑफ H2O। जो कफ होता है यानी जो बलून होता है उसका जो प्रेशर होता है वो 20 से 25 mm ऑफ Hg होता है या फिर 22 से 24 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है। इसको मीजर्ड बाय एनेरॉयड मैनोमीटर। जो बलून होता है इसमें जो प्रेशर होता है, जो कफ होता है इसमें जो प्रेशर होता है इसको मेजर करते हैं एनेरॉयड मैनोमीटर की सहायता से। जो एनेरॉयड मैनोमीटर है उसकी सहायता से जो कफ होता है उसमें प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 पार्ट ऑफ ट्यूब। जो ट्यूब होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर कैनुला, ये फिक्स पार्ट होता है, नॉट रिमूवेबल होता है। और एक होता है इनर कैनुला, रिमूवेबल पार्ट होता है फॉर म्यूकस रिमूविंग। और ऑब्टूरेटर होता है जो स्टाइलेट होता है या वायर का काम करता है, यूज्ड फॉर इंसर्शन। यहाँ पे आपको तीनों स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। ये जो है ये तो आउटर कैनुला होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको इनर कैनुला बोलते हैं, और जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोलता है ऑब्टूरेटर। जो आउटर कैनुला होता है ये फिक्स पार्ट होता है, इसको रिमूव नहीं किया जाता है। एक बार ट्रैकेस्टोमी करते हैं उसमें
जो ट्रैकिया होता है उसमें इंसर्ट कर देते हैं, और जो इनर कैनुला होता है, ये जो इनर कैनुला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आउटर कैनुला होता है इसके अंदर इंसर्ट रहता है, और जो ऑब्टूरेटर होता है ये जो इनर कैनुला के अंदर इंसर्ट रहता है। जो ऑब्टूरेटर होता है इसका काम होता है, जो हम ट्रैकिस्टोमी ट्यूब को ट्रैकिया के अंदर इंसर्ट करते हैं उसमें ऑब्टूरेटर काम में आता है, और इंसर्ट करने के बाद ऑब्टूरेटर को हटा दिया जाता है। तो ट्रैकिस्टोमी ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं। आउटर कैनुला ये फिक्स पार्ट होता है ट्रैकिया में, और जो इनर कैनुला होता है ये भी ट्रैकिया में लगा रहता है। जो आउटर कैनुला होता है उसमें लगा रहता है, लेकिन जब म्यूकस को रिमूव किया जाता है उस टाइम इसको रिमूव करके इसकी जो क्लीनिंग होती है वो की जाती है। और जो ऑब्टूरेटर होता है ये स्टाइलेट या वायर का काम करता है, यूज्ड फॉर इंसर्शन। इसको इंसर्शन करने के लिए, ये उसको हटाने के लिए, डीकैनुलाइजेशन के लिए ऑब्टूरेटर का यूज़ किया जाता है। इसमें इनर कैनुला होता है। इनर कैनुला की यदि हम केयर की बात करें तो इनर कैनुला की केयर की बात करें तो 24 आवर्स में कि किस प्रकार केयर की जाती है इसके बारे में हम देखें तो यदि 24 आवर तक यदि हमें केयर करनी है तो इसमें इंसर्ट जो ट्रैकिस्टोमी करने के बाद 24 आवर तक हमें केयर करनी है, तो रिमूव कैनुला एवरी 15 टू 30 मिनट। जो इनर कैनुला होता है उसको 15 टू 30 मिनट में रिमूव करना होता है। सॉल्यूशन फॉर क्लीन, जो उसमें म्यूकस होता है उसको क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन जो यूज़ में लिया जाता है वो होता है 1% सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये सॉल्यूशन से उसको क्लीन किया जाता है। देन क्लीन बाई स्टेराइल ब्रश। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्लीन करने के बाद में जो इनर कैनुला है उसको जो स्टेराइल ब्रश होता है उसकी सहायता से क्लीन किया जाता है। एंड देन पुट इनर कैनुला इन हॉट वाटर। जो इनर कैनुला होता है उसको हॉट वाटर में रख दिया जाता है, जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फॉर 15 मिनट। सबसे पहले तो यदि हमें जो इनर कैनुला की केयर करनी होती है उसमें 24 घंटे में यदि हमें केयर करनी, टेकेस्टोमी करने के बाद 24 घंटे तक हमें केयर करनी होती है, तो उसमें रिमूव करना है इनर कैनुला को हर 15 से 30 मिनट में। और उसको रिमूव करके सबसे पहले जो म्यूकस को क्लीन करते हैं उसको जो सॉल्यूशन फॉर क्लीन, जो क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन यूज़ में लेते हैं वो होता है 1% सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको सोडियम बाइकार्बोनेट से क्लीन करते हैं, फिर स्टेराइल ब्रश से उसको क्लीन किया जाता है, और फिर स्टेराइल ब्रश से क्लीन करने के बाद में हॉट वाटर से इसको हॉट वाटर में इसको रख दिया जाता है 15 मिनट के लिए। यदि मोर देन 24 आवर, यदि हम 24 आवर होने के बाद में यदि हम केयर करते हैं तो रिमूव कैनुला एवरी 2 to 3 आवर और क्लीन। यदि हम 24 घंटे के बाद में यदि केयर करते हैं तो उसमें जो कैनुला होता है उसको 2 से 3 घंटे में रिमूव किया जाता है और उसको क्लीन कर दिया जाता है। क्लीन करने के लिए वही जो ऊपर हमने टेक्निक बताई, सबसे पहले तो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्लीन करते हैं, उसके बाद में स्टेराइल ब्रश से क्लीन करते हैं और फिर उसको हॉट वाटर में डिप किया जाता है। व्हेन केयरिंग ऑफ इनर कैनुला, ओपनिंग ऑफ आउटर कैनुला कवर विद स्टेराइल गोज पीस। जब हम इनर कैनुला की केयर करते हैं तो जो इनर कैनुला होता है उसको रिमूव करते हैं, तो उस टाइम पे जो आउटर कैनुला होता है उसके जो ओपनिंग होती है, जो खुला हुआ पार्ट होता है उस पर स्टेराइल गोज पीस 2x2 सेंटीमीटर का स्टेराइल गोज पीस लगा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूब साइज़ के बारे में। जो ट्यूब होती है उसके साइज़ के बारे में, जो जनरल साइज़ होता है वो 5 से 9.5 mm का होता है, और जो अडल्ट मेल में जो ट्रैकिस्टोमी ट्यूब यूज़ में ली जाती है उसका साइज़ होता है 8 से 9.5 mm, और जो अडल्ट फीमेल में यूज़ की जाती है होता है 7 से 8 mm। और चिल्ड्रन में जो ट्रैकिस्टोमी ट्यूब यूज़ की जाती है उसका साइज़ होता है 5 से 6 mm, और इन्फेंट में जो यूज़ की जाती है, जो ट्रैकिस्टोमी ट्यूब इन्फेंट में यूज़ की जाती है उसका साइज़ होता है 2.5 to 5 mm। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन ट्रैकिस्टोमी पेशेंट अनेबल टू स्पीक फॉर कम्युनिकेशन, गिव पेन पेपर टू पेशेंट। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है ट्रैकिस्टोमी वाले पेशेंट में वो
अनेबल टू स्पीक होते हैं, यानी बोलने में असमर्थ होते हैं, यानी बोल नहीं सकते ट्रैकेस्टोमी करने के बाद में, तो उनको कम्युनिकेशन के लिए पेन और पेपर दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी जो बात होती है वो जो भी वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होती हैं, उनको बता सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब के बारे में। जो एक फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब आती है जिसमें एक जो ये जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब होती है, इसमें एक फेनेस्ट्रेटेड यानी इसमें एक छिद्र होता है, ऑल्सो कॉल्ड टकिंग ट्यूब। जो फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब होती है इसको टकिंग ट्यूब भी बोलते हैं, यानी इस ट्यूब के यदि हम लगाते हैं तो इसमें पेशेंट बोल भी सकता है। पेशेंट को यदि बोलना होता है तो उसमें पेशेंट को बोला जाता है कि जो स्टोमा वाला एरिया है उसमें टिप करता है, जो फिंगर होती है उसको टिप करता है और उसको धीरे से बोलने के लिए पेशेंट को बोलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑफ ट्रैकेस्टोमी। जो ट्रैकेस्टोमी के दौरान जो पोजीशन दी जाती है, ट्रैकेस्टोमी जो प्रोसीजर करने के दौरान जो पोजीशन दी जाती है वो होती है रोज पोजीशन, यानी एक्सटेंडेड नेक बाय सैंडबैग। जो सुपाइन पोजीशन होती है, सुपाइन पोजीशन में जो नेक होती है उसको एक्सटेंड कर देते हैं और नीचे पिलो लगा देते हैं। ट्रैकेस्टोमी प्रोसीजर करने के दौरान रोज पोजीशन दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में, ट्रैकेस्टोमी प्रोसीजर के बारे में और सक्शनिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद। थैंक यू।